आई एम योर बॉटनी मेंटर एंड एजुकेटर रिया माहेश्वरी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट। एक ऐसा वन शॉट जो बहुत ही क्रिस्प होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा सारे बच्चों के लिए, जहां पे हम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या है, ये टैक्सोनॉमी क्या है, अरे ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये सारी चीजें बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की। क्या है ये लिविंग वर्ल्ड? लिविंग का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि जो लिविंग होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। लिविंग में मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखी जाती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब हमारी बॉडी में बेटा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन देखी जाती है, ग्रोथ देखी जाती है और सेंसिटिविटी होती है, मतलब हम सेंस कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक लिविंग के। तो अगर ये सारे फीचर किसी लिविंग के अंदर, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे ये तो लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग क्या होते हैं बेटा? जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके पास लाइफ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बेटा बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? जिनके अंदर लाइफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है लिविंग वर्ल्ड की। हमारा बेटा जो ये संसार है, वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। देखो, अगर आप अपने घर का गेट खोलो तो घर के बाहर आपको कुछ ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, कुछ प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, एक डॉगी सा, क्यूट सा डॉगी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, कहीं से एक बिल्ली निकलते हुए दिख जाएगी, तो कहीं पे बिल में छुपा हुआ चूहा दिखने को मिल जाएगा, तो कहीं पे घोड़े दिख जाएंगे, कहीं पे इंसान दिख जाएंगे, कहीं पे बंदर लटकते हुए छत पे दिख जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब है बेटा ऑर्गेनिज्म। और ऐसा ही नहीं है बेटा कि जो हम आंखों से देख रहे हैं बस वही उतने ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप पहाड़ों पे जाओ आपको अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, अगर आप डेजर्ट में जाओ तो आपको अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, वहीं पे ही आप किसी जंगल में जाते हो, ग्रासलैंड पे जाते हो, तो आपको अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, मतलब हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, तो उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिख सकता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब अर्थ पे ना डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यही मिलके क्या बनाते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बायो का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? बायो का मतलब यहाँ पे है लिविंग। बायो का मतलब लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने बेटा बचपन में पढ़ा होगा, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी मतलब बेटा विभिन्नता, वैरायटीज। तो आपको इंडिया में लैंग्वेज की वैरायटीज देखने को मिल जाए, कहीं पे कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो कहीं पे कोई लैंग्वेज बोली जाती है। आपको बेटा ड्रेसेस में भी, ठीक है, कहीं पे चनिया चोली पहन रही है तो कहीं पे साड़ी पहन रही है, कहीं पे धोती पहन रही है। ठीक है, तो आपको बेटा ड्रेसेस में, उसके फूड में, क्लाइमेट में, लैंग्वेज में क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी। तो ऐसे ही बेटा हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वैरायटीज देखने को मिलती है। हमें बहुत सारे वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको क्या बोलेंगे बेटा? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या है बेटा? वैरायटी। तो हमें लिविंग में वैरायटीज देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो सब मिलके क्या बना लेते हैं? बायोडाइवर्सिटी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अभी तक अर्थ पे
कितने नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे भाई मैं हो गई, हम हो गए, हम ह्यूमन बीइंग है तो हम सेम स्पीशीज हैं, ठीक है। तो हम कितनी स्पीशीज है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है बेटा जो अभी तक ढूंढ लिए गए हैं, जिनको डिस्क्राइब कर दिया गया है, उनका नाम रख दिया गया है। तो अभी तक बेटा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया गया है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है बेटा? उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सोचो, इतने सारे मिलियन ऑर्गेनिज्म तो बेटा आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज बची है जिनको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। अब आगे जाके क्या पता तुम कोई नई स्पीशीज आइडेंटिफाई कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आते हैं टैक्सोनॉमी पे कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? वो ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जो डील करती है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से। टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, आप, ठीक है, बहुत ही लेजी हो, आपने बड़ा ही रोना धोना किया, मम्मी प्लीज मुझे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे एक अलग रूम चाहिए, मुझे एक अलग रूम दो, मुझे थोड़ी तो प्राइवेसी चाहिए। फिर मम्मी पापा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतनी जिद कर रहा है, चलो समझते हैं कि थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, तो इनको अलग रूम दे देते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मम्मी पापा ने एक नया रूम बनवाया बच्चे के लिए। अब क्या है कि अब बच्चे ने कपड़े पहने, यहाँ फेंक दिए, मतलब बेड पे एक तरफ कपड़े पड़े हैं, एक तरफ टॉवल पड़ी है, एक तरफ बुक्स पड़ी है, एक तरफ गैजेट्स पड़े हैं, एक तरफ कॉम्ब पड़ा है, एक तरफ बॉडी लोशन पड़ा है, एक तरफ खाने की चीजें पड़ी हैं, सब कुछ ऐसे बेड पे बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मम्मी बड़ी ही गुस्सा हो गई। मम्मी ने बोला बस इसीलिए मैं तुमको अलग रूम नहीं दे रही थी। तो मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने बोला इस बार तो मैं समेट रही हूँ तुम्हारी चीजें, आगे से नहीं समेटूंगी। तो मम्मी ने क्या किया? कबर्ड में सारी चीजें, वार्डरोब में सारी चीजें अरेंज की। फिर मम्मी ने बोला देखो, तुम्हारे सारे पार्टी वियर कपड़े मैंने इस साइड रख दिए हैं, तुम्हारे सारे घर वाले कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, तुम्हारे सॉक्स वगैरह मैंने यहाँ रख दिए हैं, तुम्हारी ये सारी चीजें मैंने यहाँ रख दी हैं, तुम्हारे बुक्स वगैरह मैंने टेबल पे रख दिए हैं। तो मम्मी ने क्या किया बेटा? प्रॉपर एक प्रिंसिपल दिया, एक रूल दिया कि देखो तुम्हें ये चीजें इस जगह रखनी है, ग्रुपिंग कर दी चीजों की कि ये सारी चीजें, ये सॉक्स और छोटी मोटी वाली चीजें, इनका एक ग्रुप बना दिया, ये यहीं ही रखा जाएगा। ये वाला ग्रुप बना दिया कि ये पार्टी वियर कपड़े हैं, ये यहीं ही रखे जाएंगे। तो ये क्या है बेटा कि उन्होंने, मम्मी ने एक प्रिंसिपल दिया क्लासिफिकेशन का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम इस चीज को क्लासिफाई कर दिया, ये सारे पार्टी वियर कपड़े हैं, इसको यहाँ रख दो, ये सारे घर वाले कपड़े हैं, इसको यहाँ रख दो, ये छोटी मोटी वाली चीज है, इसको यहाँ रख दो, ये बुक्स वाला है, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही टैक्सोनॉमी में होता है। टैक्सोनॉमी साइंस की ही ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन होता है किसी प्रिंसिपल पे, किसी सिद्धांत पे, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से अभी समझ जाओगे, थोड़ा सा वेट करो। अब इस टैक्सोनॉमी को दिया था बेटा कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने बताया कि एक काम करते हैं, ठीक है, चीजों को पढ़ना ना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, उन्होंने बनाया टैक्सोनॉमी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी करते हैं। अब ये टैक्सोनॉमी क्या है, चलिए अच्छे से समझते हैं। टैक्सोनॉमी बेटा ग्रीक वर्ड से बना है, दैट इज टैक्सस एंड नोमस। टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमस का मतलब होता है नेमिंग। क्या हुआ? कैरोलस लीनियस ने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे मम्मी ने चीजों को अरेंज कर दिया कि भाई ये यहीं पे रखा जाएगा, 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 और फिर उनकी नेमिंग कर दी कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। तो सेम ऐसे ही कैरोलस लीनियस ने सोचा एक काम करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करेंगे और नेमिंग करेंगे। कैसे अरेंजमेंट और नेमिंग करेंगे, चलिए समझते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले
लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देखेंगे या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, मस्त घूमने जा रहे हैं और वहां पे अरे ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अच्छा इसके तो स्किन पे हेयर्स है, अच्छा इसके तो मैमरी ग्लैंड है, अच्छा इसके ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या हुआ, उन्होंने उसके क्या देखे बेटा, डिस्क्रिप्शन देखे, किसी ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन देखे। उसके बाद उन डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अच्छा ये ऐसे से इनके करेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके डिस्क्रिप्शन है। आइडेंटिफाई करने के बाद बेटा क्या किया, उनका क्लासिफिकेशन किया। उनका क्या किया बेटा, क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन करने का कि ये इनके करेक्टर तो मैमल से मैच हो रहे हैं, तो चलो इनको मैमल के ग्रुप में डाल देते हैं। और क्लासिफिकेशन करने के बाद उनका एक नाम दे दिया कि इनको ये नाम दे देते हैं। ठीक है, तो DICN, DI ये बेटा पहले आए, CN बाद में आएगा, C पहले आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, DICN होगा। डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या है बेटा, नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके बाद बेटा हम उस डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब बेटा उसका नाम रख देना, उसका नामकरण संस्कार कर देना। तो इसी को बोलते हैं बेटा टैक्सोनॉमी, कि हमने क्या किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक देख के हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। कैसे क्लासिफाई किया, किसी प्रिंसिपल पे, कि हमने उनके पहले कैरेक्टरिस्टिक देखे, फिर हमने पढ़ा अच्छा इसके कैरेक्टरिस्टिक तो इससे मैच करते हैं, इसको इस ग्रुप में डाल दो, फिर उनका नाम दे दिया। तो अरेंज किया पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद उनका नाम दे दिया, तो हो गया ना टैक्सोनॉमी। ठीक है, आई होप बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से इतना समझ आ गया होगा टैक्सोनॉमी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, टैक्सोनॉमी क्या है, साइंस की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को डील करते हैं। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से बना है, दैट इज टैक्सस एंड नॉमस। टैक्सस का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, चलिए इतना समझ आया सारे बच्चों को, इतने में किसी को कोई भी दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी में क्या आता है, DICN, मतलब सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे किसी चीज का, उसके बाद हम उस डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम बेटा उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसका नाम दे देंगे। तो ये मिलके क्या बन जाता है, टैक्सोनॉमी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा सिस्टमैटिक पे। किस पे बात करते हैं बेटा, सिस्टमैटिक पे बात करते हैं। सिस्टमैटिक क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे भाई तुम लोग अभी अभी 11th क्लास में आए हो, तुम लोगों के अंदर बहुत जोश है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, खुद पढ़ पढ़ के, मतलब सेल्फ नोट्स बनाएंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे पढ़ पढ़ के, सेल्फ रीडिंग करके, और फिर उसके बाद हम टॉप करेंगे, बढ़िया नंबर लेके आएंगे एग्जाम में। अब तुमने बनाना शुरू किया, ठीक है, लास्ट में बेटा जब एग्जाम में 4 महीने रह गए थे, 3 महीने रह गए थे, तुमने एक बार सोचा कि एक काम करते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं चीजों का। जब तुम बेटा रिवीजन कर रहे थे तो तुम्हें लगा अरे यार मेरे नोट्स में ना ये चीजें मिसिंग है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन चीजों को भी ऐड कर लेता हूँ। तो नोट्स क्या हो गए बेटा, नोट्स में तुमने कुछ कुछ चीजें ऐड कर ली। ठीक है, अब वो नया वर्जन बन चुका है। तो ऐसे ही बेटा टैक्सोनॉमी का ही न्यू वर्जन है ये सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक और कुछ नहीं है बेटा, सिस्टमैटिक में हमने क्या पढ़ा था, DICN, डिस्क्रिप्शन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे चीजों का, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, और फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद उसको नेम दे देंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर कर देंगे, DICN करेंगे। फिर कैरोलस लिनियस ने सोचा कि एक चीज मिसिंग है, हम केवल इतने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके साथ साथ उसकी फाइलोजेनी भी देखनी पड़ेगी। फाइलोजेनी का मतलब होता है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि हमारे पूर्वज के साथ क्या रिलेशनशिप है। हमें बेटा कैसे पता चला होगा कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी है, हमने अपने पूर्वज के कैरेक्टरिस्टिक देखे होंगे, हमने बेटा चिंपैंजी के पूर्वज के कैरेक्टरिस्टिक देखे होंगे, फिर हमने उनका डीएनए मैच किया होगा या चिंपैंजी से डीएनए मैच किया होगा, फिर हमें शायद पता चला होगा अच्छा कहीं ना कहीं हम सेम थे, सेम फैमिली से बिलोंग करते थे। तो
फाइलोजेनी क्या है बेटा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि पूर्वज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किससे कितना मैच करते हैं, किससे कितना अलग है। ठीक है, तो हमें इसी डीआईसीएन में फाइलोजेनी ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम इस डीआईसीएन में फाइलोजेनी ऐड कर देते हैं तो अब हम उसको टैक्सोनॉमी ना बोल के क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टमैटिक बोलेंगे। ठीक है, क्या है? नाम अलग हो गया पर क्या है बेटा? चीज वही है, बस उसमें एक चीज ऐड हो गई है। जैसे कि एक बच्चा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, बड़ा ही वीक सा था, हमने उसका नाम रख दिया कि ये तो लोलू है, लोलू नाम रख दिया। अब वही पढ़ लिख के उसके दिल पे बात लग गई कि लोग उसे लोलू बोलते हैं, तो दिल पे बात लग गई, उसने क्या किया? इंसान वही था, बस उसमें एक चीज ऐड हो गई कि अब वो पढ़ लिख के आईपीएस ऑफिसर बन गया है, तो हम उसको कलेक्टर साहब, अरे कलेक्टर साहब आ गए, तो हमने उसको कलेक्टर साहब, लोलू से हमने उसका नाम अब कलेक्टर साहब रख दिया है। क्यों रख दिया है? इंसान वही है, उसका नेचर भी वही है, बस उसमें एक चीज ऐड हो गई कि अब वो वही आईपीएस ऑफिसर बन गया है, तो हम उसको कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा चीज वही है, टैक्सोनॉमी भी वही है, सिस्टमैटिक भी वही है, बस टैक्सोनॉमी में हमने एक चीज और ऐड कर दी कि भाई फाइलोजेनी, तो वो क्या बन गया? सिस्टमैटिक बन गया। चलिए, ऐसे तो आपको याद रह ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि देखो, इस दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब अलग अलग जगह उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे चलो आम की बात करते हैं, कहीं पे उसको इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं तो हिंदी में आम बोलते हैं, कहीं पे अम्बा बोलते हैं तो कहीं पे कैरी बोलते हैं। तो एक ही चीज है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बट अलग अलग जगह उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये चीज बड़ी ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। चलो हमें तो इतनी नॉलेज है, अच्छा मैंगो बोला है तो इसका मतलब आम की बात हो रही है, क्योंकि हमें इतना पता है। अब जरूरी थोड़ी है वर्ल्ड वाइड, जैसे भाई अम्बा है, अब अम्बा कहीं यूएस में जाके बोल दो, क्या किसी को समझ आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो चीजें होती है बेटा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि उनके जो लोकल नेम्स होते हैं ये क्या क्रिएट करते हैं बेटा? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। तो सोचा ये गया कि एक काम करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब हम एक ऐसा साइंटिफिक नेम रखते हैं जो वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाओ, हर जगह वो नाम माना ही जाएगा। जैसे बेटा हम अपनी लाइफ में साइंटिफिक वर्ड या सॉरी साइंटिफिक नेम यूज नहीं करते हैं, पर अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट, आप बायोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट के लिए बेटा उसका साइंटिफिक नेम एक ही होगा। अब आप इंडिया के बायोलॉजिस्ट हो तो आपके लिए भी बेटा मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका होगा। अगर आप किसी अफ्रीकन साइंटिस्ट के पास जाते हो, अफ्रीकन बायोलॉजिस्ट के पास जाते हो, उसके लिए भी मैंगो का मतलब मैंजीफेरा इंडिका ही होगा। अगर आप किसी कोरियन के पास, कोरियन बायोलॉजिस्ट के पास जाते हो, उसके लिए भी मैंगो मतलब मंजीफेरा इंडिका ही होगा। तो ये क्या करेगा? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। वरना सपोज करो कोरिया में, क्या पता उसको इंग्लिश नहीं आती हो, कोरिया में मैंगो को कुछ और बोलते हो, अफ्रीका में मैंगो को कुछ और बोलते हो, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ना। तो इसलिए क्या बना दिया, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि एक काम करते हैं, इसका एक साइंटिफिक नेम रख देते हैं। साइंटिफिक नेम रखने की प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। बात समझ आई? तो नॉमेनक्लेचर क्या है? नाम रखना, साइंटिफिक नेम रखना। ठीक है, तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक नेम रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप बेटा सबको इतना समझ आ गया होगा। अच्छा, बीच में एक चीज बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आया है, क्योंकि आज के टाइम में बेटा हर किसी बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। आप चाहे तो आगे कहीं पे इंटरव्यू दो, ठीक है, या आप किसी से बात करो, तो सब इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। स्पेशली जब आप कहीं पे इंटरव्यू दोगे, चाहे आप किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए भी इंटरव्यू देते हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, हर जगह इंग्लिश ही मानी जाती है। ठीक है, आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। हम सबको इंग्लिश पढ़नी आती है, कोई बोल रहा हो तो समझ लेंगे, पर हम अभी भी इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ठीक है,
बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो आपको यहाँ पे 2 फैकल्टीज मिलती हैं, दैट इज विनोद सर एंड जिज्ञा मैम। ये आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है। इंग्लिश बोलते कैसे ये सिखाएंगे, क्योंकि इंग्लिश तो हर किसी को आती ही है और बहुत महंगा भी कोर्स नहीं है बेटा, ओनली 99 रुपीज का कोर्स है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। और सेकंड थिंग है कि आप लोग के लिए बेटा रीलोडेड बैच आया है। जिन्होंने देखो, जो बैच है वो तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वहां पे अभी तक काफी चैप्टर्स करा दिए गए हैं, बट अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करना चाहते हो बैचेस को, तो आप रीलोडेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सेम वही है, सारी चीजें वही पढ़ाई जाएंगी, बस वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। तो अब 1.0 ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारा सिलेबस तो निकल गया, अरे भाई अब कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। तो रीलोडेड में आपको अब स्टार्ट हुआ है तो आपकी चीजें छूटेंगी नहीं, ठीक है। तो चीजें वही है, बस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, लेट से पढ़ाना स्टार्ट किया है इस बैच में। तो इसकी भी लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने बात की थी बेटा कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोकल नेम्स, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। अरे कैसे स्टैंडर्डाइज करें, तो हम एक काम करते हैं, हम उनका कर देते हैं नॉमेनक्लेचर, हम कर देते हैं उनका नामकरण संस्कार। अब हुआ क्या, एक लड़की थी पिंकी, मस्त टहलते टहलते जा रही थी, उसे एक नया ऑर्गेनिज दिखा। उसने सोचा वाह ये तो कुछ नया ही है। तो उसने उसके डिस्क्रिप्शन देखे कि अच्छा इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है, इसमें ऐसे अपेंडेजेस हैं, ठीक है। तो उसके डिस्क्रिप्शन देख, उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसने देखा अरे ये तो आर्थ्रोपोडा से मैच कर रहा है, एक काम करते हैं इसको आर्थ्रोपोडा में डाल देते हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद अब उसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो पिंकी ने सोचा मैं तो क्यूट क्यूट सी हूं, तो इसका नाम भी कुछ क्यूट सा रखती हूँ, तो इसका नाम रख दिया कीड़ू, कीड़ू नाम रख दिया ऐसे, ठीक है। तो क्या है बेटा, हम ऐसे नाम नहीं रख सकते, ठीक है। या फिर दो लड़कियों ने देखा है, दोनों में लड़ाई हो गई, अरे मैं तो कीड़ू ही नाम रखूंगी, वो बोली अरे मैं तो मीड़ू ही नाम रखूंगी, तो लड़ाई होने लगी। तो ऐसे बेटा हम कुछ भी नेम नहीं रख सकते, ठीक है। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज का नॉमेनक्लेचर करना है, उसका साइंटिफिक नेम रखना है, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर किसी प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है, किसी प्लांट की नेमिंग करनी है, तो हमें बेटा आईसीबीएन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे। आईसीबीएन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे। आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर बेटा किसी एनिमल की नेमिंग करनी है तो हमें आईसीजेडएन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आईसीजेडएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो अगर प्लांट का, फिर से रिपीट करती हूँ, प्लांट की नॉमेनक्लेचर करना है तो आईसीबीएन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने, मतलब आईसीबीएन ने कुछ रूल्स रेगुलेशन दे दिए कि हम ऐसे 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 नेम लिख सकते हैं। जैसे बेटा ग्रामर में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी सेंटेंस बना दिया कि हैज के साथ ये लगेगा, इसके साथ ये आएगा, ये वाली वर्ब आएगी, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना। तो सेम ऐसे ही बेटा आईसीबीएन कुछ रूल्स रेगुलेशन देता है अगर आपको किसी प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है, और आईसीजेडएन एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। अब बात आती है कि चलिए हमें इतना समझ आ गया, हम नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। चलिए अगर हमें प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है हम आईसीबीएन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लेंगे, अगर हमें एनिमल का नॉमेनक्लेचर करना है तो हम आईसीजेडएन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लेंगे। पर अब क्या, अब कैसे नॉमेनक्लेचर करें, तो फिर आए हमारे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बोला एक काम करते हैं, हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब ये बाइनोमियल क्या है, देखो बेटा मेरा नाम है रिया माहेश्वरी, रिया एंड माहेश्वरी दो नेम आते हैं, किसी का नाम है, किसी का नाम है पिंकी शर्मा, तो पिंकी शर्मा दो नाम आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है बेटा टू,
नोमियल का मतलब होता है बेटा नेम, जैसे रिया माहेश्वरी, रिया माहेश्वरी में दो नाम आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, बाई नोमियल हो गया। तो हम नोमेनक्लेचर जो करेंगे, किसी चीज का साइंटिफिक नेम रखेंगे, वो कैसा होना चाहिए बेटा, बाइनोमियल होना चाहिए। इस चीज को किसने बताया, कैरोलस लीनियस ने बताया। जैसे कि कैरोलस लीनियस ने बेटा सबसे पहले नोमेनक्लेचर किया आम का। अभी भाई समर चल रही है, हर किसी के घर में आम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है मस्त आम लेटा हुआ है, क्योंकि आजकल सबको बड़ा ही प्यारा है आम, ठीक है। तो मस्त मौज में है, फ्लेक्स मार रहे हैं। तो देखो, मैंगो का साइंटिफिक नेम रखा गया, डेट इज मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। ये जो फर्स्ट नेम है बेटा, इसको बोलते हैं जीनस, और ये जो सेकंड नेम है डेट इज इंडिका, इसको बोलते हैं बेटा स्पीशीज। आगे मैं समझाऊंगी ये जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है। अभी बस इतना याद रखो, मैंगो का साइंटिफिक नेम रखा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका फर्स्ट नेम हो गया, इंडिका इसका सेकंड नेम हो गया। फर्स्ट नेम को बोलते हैं बेटा जीनस, सेकंड नेम को बोलते हैं बेटा सॉरी स्पीशीज, ठीक है। चलिए अब देखो, अब क्या जनरल मेजर रूल्स एंड रेगुलेशन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो सबसे पहले बेटा, हम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, हम साइंटिफिक नेम रखते हैं, वो लैटिन में होने चाहिए। अब हम लैटिन लैंग्वेज ही क्यों यूज कर सकते हैं भाई, मैं तो अफ्रीकन लैंग्वेज यूज करूंगी, अरे मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूंगी, मैं तो हिंदी लैंग्वेज यूज करूंगी। तो हम बेटा, हम लैटिन लैंग्वेज ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब, क्योंकि वो अब कहीं पे यूज नहीं होती है, अब उसको केवल साइंटिफिक नेम रखने के लिए ही यूज करते हैं। क्यों हम डेड लैंग्वेज ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेटा, जो रनिंग लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी हिंदी कैसे आई, संस्कृत, पहले संस्कृत लोग बोलते थे, किसी पे बोलना नहीं आ रहा था तो उसने उसको थोड़ा इजी कर दिया, ठीक है। तो ऐसे इजी करते 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 हिंदी आ गई। तो वो चेंज हो सकती है, पता चला आज किसी ने साइंटिफिक नेम रखा है उसका, फिर लोगों पे बोलना नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, चेंज करते चले गए। तो साइंटिफिक नेम इसलिए ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जो डेड लैंग्वेज है, कोई यूज ही नहीं करता। तो अगर कोई 1970 में किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि अब 1920 में रखा गया है तो वो चेंज हो जाएगा। 1920 में जो साइंटिफिक नेम रखा गया है, वो 2070 में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। पर लिखे किस लैंग्वेज में, मतलब किसमें, इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हैंड रिटेन है, मैं अपने सुंदर सुंदर हाथों से, अगर जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखा मैंने, मैंजीफेरा इंडिका, तो अगर मैंने अपने हाथ से लिखा है तो मैं इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दूंगी। अगर मैं टाइप कर रही हूं बेटा, तो मैं इटैलिक फॉन्ट का यूज करूंगी। दूसरी चीज, फर्स्ट वर्ड क्या बताता है, जीनस बताता है। सेकंड वर्ड क्या बताता है, स्पीशीज बताता है। स्पीशीज को पूरा बोलते हैं स्पीशीज एपिथेट, बट आप स्पीशीज भी बस याद रख सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज, ये मैं बता चुकी हूँ कि अंडरलाइन करते हैं ये सारी चीजें। चौथी चीज क्या है बेटा, कि जब हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे कर दिया, नहीं। जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को बेटा अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज जीनस, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। देखो मैंने कैपिटल में लिखा है ना, एम, पर स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। देखो मैंने स्मॉल में लिखा है ना, आई, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। और अगर आप बेटा एग्जाम में भी किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। जीनस को हमेशा बेटा, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखोगे, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में लिखोगे, ठीक है। चलिए अब जैसे कि बेटा मैंजीफेरा इंडिका हो गया, ठीक है। किसने इसका नाम दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो ये भी बेटा वैलिड है कि जो नोमेनक्लेचर करता है तो वो भी अपना नाम उसमें ऐड कर सकता है। जैसे कैरोलस लीनियस, तो लीनियस का बेटा LINN ऐड कर दिया। बट हम जो अंडरलाइन करेंगे वो केवल मैंजीफेरा इंडिका को करेंगे,
लिन को नहीं करेंगे, लीनियस को नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये सारे बेटा रूल्स रेगुलेशन आप सभी को समझ आए होंगे कि कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे कुछ अतरंगी एग्जांपल्स देखोगे, जैसे रेट का साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस, गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला गोरिल्ला, कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। तो ऐसे ऐसा बेटा साइंटिफिक नेम जिसमें जीनस और स्पीशीज सेम होते हैं, तो ऐसो को बोलते हैं कि ये क्या है बेटा, टॉटोनिम है। क्या है बेटा, टॉटोनिम है। तो ये अलाउ किया था आईसीजेडएन ने। आईसीजेडएन ने बोला कि हम एनिमल का नेम ऐसे रख सकते हैं, जीनस और स्पीशीज सेम, मतलब सेम वर्ड यूज कर सकते हैं, पर बेटा आईसीबीएन ने अभी भी अलाउ नहीं किया है। प्लांट में हम ऐसा नहीं कर सकते, पर एनिमल में ऐसा कर सकते हैं कि जीनस और स्पीशीज सेम वर्ड हो सकते हैं, जैसे रेटस रेटस, गोरिल्ला गोरिल्ला, नाजा नाजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और साइंटिफिक नेम है, जैसे कि बेटा टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, लिपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। इसका मतलब ये सारे बेटा, ये सारे ऑर्गेनिज सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सबके जीनस सेम है, बस स्पीशीज अलग अलग है। तो जिनके सेम जीनस होते हैं उनको बोलते हैं बेटा पॉलीटिपिक जीनस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीटिपिक जीनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? तो देखो बेटा, अब आपको अपने दोस्त को एक सुंदर सा तोहफा भेजना है, गिफ्ट भेजना है। तो अब गिफ्ट के ऊपर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा उसका। तो एड्रेस कैसे लिखोगे? सपोज आपका जो फ्रेंड है वो एमपी में रहता है, तो कैसे, ऐसे लिखोगे एड्रेस, इंदौर, इंदौर गली नंबर 4, इंडिया, एम कॉमा एमपी, उसके बाद आपने फ्लैट नंबर ये, तो ऐसे लिखोगे? नहीं लिखोगे ना, आप प्रॉपर सीक्वेंस में लिखोगे, छोटे से बड़ा, एक प्रॉपर सीढ़ी की तरह जाओगे, एकदम सीढ़ी की तरह। फ्लैट नंबर, गली नंबर, फिर उसके बाद आपने बाकी लोकेलिटी क्या है, फिर उसके बाद आपने सिटी का नाम लिखा, फिर स्टेट का नाम लिखा, फिर इंडिया लिख दिया, लास्ट में पिन कोड लिख दिया। ठीक है, चलो, तो ये क्या है बेटा, एक हायरार्की है। ये क्या है, एक हायरार्की है। एक और एग्जांपल देती हूँ बेटा, जैसे हम बात करते हैं बेटा कि भाई 56 हो गया, उसके अलावा और भी जगह हो गई, ये मिलके क्या बनाती है, एक सिटी बनाती है, दैट इज इंदौर। इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया। ठीक है, ये सब जगह मिलके क्या बनाती है, एक स्टेट बनाती है, दैट इज एमपी। एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, आसपास के सारे स्टेट हो गए, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे स्टेट मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, इंडिया बना लेते हैं। ठीक है, स्टेट बना लेते हैं, सॉरी ये सारे सिटी मिलके, ये सारे स्टेट मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, सॉरी कंट्री बना लेते हैं, माय मिस्टेक, कंट्री बना लेते हैं। अब इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, ये सारे कंट्री मिलके क्या बना लेंगे बेटा, कॉन्टिनेंट बना लेंगे। अब सारे कॉन्टिनेंट मिलके बेटा क्या बना लेंगे, एक अर्थ बना लेंगे। तो ये क्या होगी, हायरार्की हो गई, कि हम ऐसे जा रहे हैं, एक सीढ़ी की तरह जा रहे हैं, सबसे छोटी चीज सबसे बड़ा, सबसे छोटा एक 56 और सबसे बड़ा एक अर्थ। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं बेटा अपने ऑर्गेनिज्म में, कि ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों का, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि सीधा इस ग्रुप में डाल दिया। ये इस स्कूल में पढ़ता है, ये इस स्कूल की इस क्लास में पढ़ता है बच्चा, ये इस क्लास के इस सेक्शन में पढ़ता है बच्चा। तो ये क्या हो गई बेटा, कि ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। हमें एडमिशन कराना है किसी बच्चे का, तो हम सीधा कि ठीक है यहाँ डाल दो, सीधा क्लास 8th में डाल दो। हम एक हायरार्की बनाएंगे, ये वाले स्कूल में डालो, इस वाले स्कूल की इस वाली क्लास में डालो, इस वाली क्लास की इस वाले सेक्शन में कराओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, हायरार्की हो गई। तो ऐसे ही हायरार्की हम कहाँ देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, कि जब हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो एक हायरार्की है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इसी को क्या बोल देंगे बेटा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। ठीक है, और जो एक एक जगह है, जैसे एक एक चीज, उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलिए इसको और डिटेल में समझेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो
ये हो गई आपकी बेटा पूरी हायरार्की। ठीक है, तो 7 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले हम अगर नीचे से शुरुआत करें, छोटे से बड़े तक जाएं, या फिर चलो ऊपर से ही कर लेते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, किंगडम, किंगडम सबसे बड़ा होता है। किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आ जाते हैं। अब एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास आ जाती हैं। अब एक क्लास के, उनमें से एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। उनमें से एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली आ जाती हैं। उनमें से एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आ जाते हैं। उनमें से एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं। तो ये क्या है बेटा, एक हायरार्की हो गई। कैसे याद रख सकते हो, तो बेटा एक निमोनिक है, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फिश गेट सिक। बेटा पॉट को, मटके को क्लीन रखो, वरना जो मछलियां हैं वो बीमार पड़ जाएंगी। तो कीप का के मतलब किंगडम, पॉट का पी मतलब फाइलम, क्लीन का सी मतलब क्लास, अदरवाइज का ओ मतलब ऑर्डर, फिश का एफ मतलब फैमिली, गेट्स का जी मतलब जीनस, सिक का एस मतलब स्पीशीज। ठीक है, यहां पे बेटा आप एक चीज याद रखना, हम फाइलम यूज करते हैं एनिमल के केस में, प्लांट के केस में बेटा हम डिवीजन यूज करते हैं, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, अब हम एक एक को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, स्पीशीज की, कि भाई ये स्पीशीज क्या है। तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का बेटा वो ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, जो सेम है। जैसे भाई तुम हो गए, मैं हो गए, हमारा क्या है, हम, मैं एक इंडिविजुअल हूं, तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक इंडिविजुअल, हमारा एक ग्रुप है। और हम सबके पास बेटा एकदम सिमिलर करेक्टर है। मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो। तो हम क्या हो गए, हम एक स्पीशीज है, हम एक ही स्पीशीज में आते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज विच हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम होते हैं, उसके साथ साथ बेटा जब सेम स्पीशीज में हम ब्रीडिंग कराते हैं तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, और वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होता है। फर्टाइल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बेटा, हॉर्स हो गया, डंकी हो गया, हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, डंकी एक अलग स्पीशीज है, पर हम इनमें ब्रीडिंग करा देते हैं और पैदा क्या हो जाता है, खच्चर, म्यूल पैदा हो गया। पर मुझे एक बात बताओ, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो हो गया, पर क्या ये ऑफस्प्रिंग फर्टाइल है? क्या खच्चर आगे जाके एक नया खच्चर प्रोड्यूस कर सकता है, या खच्चर ने पैदा किया एक डंकी को, या खच्चर ने पैदा किया एक घोड़े को, या खच्चर ने पैदा किया एक खच्चर को? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर हमें एक और खच्चर चाहिए, हमें एक और म्यूल चाहिए, तो हमें फिर से एक डंकी को पकड़ना पड़ेगा, एक हॉर्स को पकड़ना पड़ेगा, ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। तो बहुत जरूरी है, सेम स्पीशीज में ही बेटा, सिमिलर स्पीशीज में ही जब ब्रीडिंग होती है तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज विच हैव फंडामेंटल सिमिलरिटीज, एक स्पीशीज बेटा अलग होती है दूसरी स्पीशीज से। ठीक है, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है अगर हम उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। बात समझ आ गई? आई होप बेटा इतना सबको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बेटा जीनस की। जीनस क्या है? एक ग्रुप, भाई एक ये स्पीशीज है, एक ये स्पीशीज है, पर इन दोनों स्पीशीज में ना बहुत ही सिमिलैरिटी है, बहुत ही सिमिलैरिटी है। तो हमने उनको क्या किया, एक जीनस में डाल दिया। जैसे बेटा पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर है, टाइगर एक अलग स्पीशीज हो गई। ठीक है, लाइन एक अलग स्पीशीज हो गई। ठीक है, और उसके अलावा बेटा लीपर्ड एक अलग स्पीशीज हो गई, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। पर इन तीनों स्पीशीज में बेटा काफी सिमिलैरिटी है, तो इसलिए हमने इनको सेम जीनस में डाल दिया, डेट इज पैंथेरा। उस जीनस का हमने नाम दे दिया पैंथेरा। तो जीनस क्या है बेटा, वो ग्रुप है रिलेटेड स्पीशीज का जिसमें बहुत ही सिमिलैरिटी है। ये अलग अलग स्पीशीज है पर काफी सिमिलैरिटी है, तो उनको क्या बोल देंगे बेटा कि ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सेम जेनरा से बिलोंग करते हैं। अगर हम बेटा प्लांट का एग्जांपल लें तो एक स्पीशीज है बेटा पटेटो, एक स्पीशीज है ब्रिंजल। ये दो अलग अलग स्पीशीज है, बट इन दोनों स्पीशीज में काफी सिमिलैरिटी है, इसलिए हमने उनको सेम जीनस में डाल दिया, दैट इज सोलेनम। सेम ऐसे ही लाइन पैंथेरा लियो,
लीपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। इनमें काफी सिमिलैरिटीज है, इसलिए हमने इनको सेम जीनस में डाल दिया, डेट इज पैंथेरा। आई होप बेटा इतना सबको समझ आया होगा। अब आते हैं फैमिली पे। फैमिली क्या है? अब एक जीनस ये, एक जीनस ये, एक जीनस ये, एक जीनस ये, इन जीनस में बेटा काफी सिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो हमने इनको एक ग्रुप में डाल दिया, डेट इज फैमिली। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। सिमिलर जीनस को, एक जीनस ये है, एक जीनस ये है, एक जीनस ये है। अब इन जीनस में काफी सिमिलैरिटीज है, मतलब इतनी सिमिलैरिटीज तो नहीं है जितनी स्पीशीज में होती है, पर फिर भी काफी सिमिलैरिटी है, इसलिए हमने इनको सेम ग्रुप में डाल दिया और उसको बोलते हैं कि फैमिली है ये एक। जैसे भाई एक जीनस हो गया सोलेना, एक जीनस हो गया बेटा पेट्यूनिया, एक जीनस हो गया धतूरा। अब इन धतूरा में, पेट्यूनिया में, सोलेनम में भी काफी सिमिलैरिटीज है, तो इसलिए इनको सेम फैमिली में डाल दिया, डेट इज सोलेनेसी। सेम ऐसे ही बेटा पैंथेरा, ये जिसमें टाइगर लाइन ये सब आ जाते हैं। फैलिस जिसमें भाई ये कैट वैट आ जाती हैं, बिल्लियां बिल्लियां आती हैं, तो ये जीनस अलग है फैलिस, ये जीनस अलग है, पर इन दोनों जीनस में बेटा काफी सिमिलैरिटीज है, इसलिए हमने इनको सेम फैमिली में डाल दिया, डेट इज फैलिडेई। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं किस पे? ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है? अब एक ये फैमिली है, एक ये फैमिली है, एक ये फैमिली है, एक ये फैमिली है, इन फैमिलीज में काफी सिमिलैरिटीज है, तो इसलिए हमने इनको एक ग्रुप में डाल दिया, डेट इज ऑर्डर। जैसे भाई एक फैमिली है फैलिडेई, ठीक है, फैलिडेई जिसमें भाई ये बिल्ली बिल्ली और शेर वेर आ जा रहे थे। एक फैमिली है बेटा कैनिडेई जिसमें कुत्ते वुत्ते आ जा रहे थे। तो इनमें, इन दोनों फैमिली में सिमिलैरिटीज है, तो इसलिए हमने इनको सेम ऑर्डर में डाल दिया, डेट इज कार्निवोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आती है क्लास। क्लास क्या है? चलिए, एक ऑर्डर ये, एक ऑर्डर ये, एक ऑर्डर ये, एक ऑर्डर ये, इन ऑर्डर में काफी सिमिलैरिटीज है, तो इसलिए हमने इनको सेम ग्रुप में डाल दिया, डेट इज क्लास। जैसे भाई, ठीक है, ऑर्डर प्रिमेट, ऑर्डर प्रिमेट, प्रिमेट में बेटा मंकी आ जाते हैं, गोरिल्ला आ जाते हैं, ये सारी चीजें। दूसरा है बेटा कार्निवोरा जिसमें भाई ये बिल्लियां आ जाती हैं, कुत्ते आ जाते हैं और शेर वेर आ जाते हैं, तो ये दोनों ऑर्डर में काफी सिमिलैरिटीज है, तो इसलिए इनको सेम क्लास में डाल दिया, डेट इज बेटा मैमिलिया। किस में डाल दिया बेटा? मैमिलिया में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा फाइलम पे। एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, इन क्लासेस में काफी सिमिलैरिटीज है, तो हम एक काम करते हैं, इनको सेम फाइलम में डाल देते हैं, सेम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं फाइलम। बट मैंने आपको बताया बेटा पहले ही कि एनिमल के केस में हम फाइलम यूज करेंगे, बट प्लांट के केस में हम डिवीजन। चीज वही है कि एक क्लास ये, एक क्लास ये, मतलब प्लांट की एक क्लास ये, प्लांट की दूसरी क्लास ये, प्लांट की तीसरी क्लास ये, इन तीनों प्लांट की क्लासेस में काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो इनको सेम डिवीजन में डाल दिया, बस नाम अलग है, बाकी चीजें बेटा सेम है। बाकी चीजें क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा? फाइलम एंड डिवीजन। ठीक है, चलिए, फिर लास्ट आता है जो सबसे बड़ा होता है, वो है किंगडम। ये वाला फाइलम, ये वाला फाइलम, ये वाला फाइलम, ये वाला फाइलम, इनमें काफी सिमिलैरिटीज है, तो इनको एक किंगडम में डाल दिया। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ, एक फाइलम पॉरीफेरा, एक फाइलम सीलेंट्रेटा, एक फाइलम कॉर्डेटा, एक फाइलम आर्थ्रोपोडा, एक फाइलम एस्केलमेंथीस, इन सारे फाइलम में बेटा काफी सिमिलैरिटीज है, तो हमने इनको एक किंगडम में डाल दिया, डेट इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? किंगडम सबसे बड़ा होता है, और टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म में टोटल 5 किंगडम देखने को मिलते हैं, जो आर एच विटेकर साहब ने दिए थे। उसके बाद बेटा 6 किंगडम भी आए थे, बट अभी भी बहुत सारी जगह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही माना जाता है, कि हमने 5 किंगडम, टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा 5 किंगडम बनाए गए हैं। एक किंगडम, किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, तो टोटल हमारे पास 5 किंगडम है। फिर इन किंगडम में बहुत सारे फाइलम है, फिर इन फाइलम में बहुत सारी क्लास है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सभी को इतना समझ आया होगा।
तो इसी के साथ बेटा चैप्टर होता है एंड, चैप्टर होता है एंड। ठीक है, बहुत ही बेटा छोटू सा, इस संसार का सबसे छोटा चैप्टर है। वैसे पता है ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, बट आपके एनसीईआरटी ने इसमें से बहुत सारी चीजों को डिलीट कर दिया और अब ये संसार का सबसे छोटा चैप्टर बन चुका है। बहुत ही छोटा चैप्टर है बट कॉन्सेप्चुअल है। आई होप बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। बस आपको क्या करना है, बहुत सारा रिवीजन करना है। तो इसी के साथ बेटा आज के सेशन को करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को समझ आया हो तो प्लीज एक बार मुझे बताना जरूर कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।